the heart of this chapter, interference phenomena, जिसने ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसने स्थापित किया कि यस, लाइट हैज वेव नेचर। यंग थॉमस ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था और इसके मैथमेटिकल नोटेशंस में दिए थे। इंटरफेरेंस के डिफाइन में अगर हम जाएं तो डिफाइन कुछ खास नहीं है। द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन टू waves superpose with each other from coherent sources। सिंपल में अगर हम इसे समझना चाहें तो इन शॉर्ट, अगर दो कोहेरेंट सोर्सेस से आई वेव्स सुपरपोज करती है एक दूसरे के साथ, तो वो एक टाइप का इंटरफेरेंस बनाती है। या ऐसा कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस से हमें लाइट की इंटेंसिटी मिलती है, और वो इंटेंसिटी जो दो लाइट के इकट्ठे होने से मिलती है, जो सिंपल एडिशन होता है, उससे अलग होती है। यहाँ पे इंटरफेरेंस हमें ये बताता है, या इंटरफेरेंस से हम ये कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस एक ऐसी फेनोमेना है जिसमें दो लाइट के सुपरपोज होने से इंटेंसिटी 4 गुना भी बढ़ सकती है, और उनके सुपरपोज होने से इंटेंसिटी 0 भी मिल सकती है, यानी कि अंधेरा भी हो सकता है। इसीलिए इंटरफेरेंस एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि उससे आपको लाइट इंटेंसिटी 4 गुना भी मिलती है और अंधेरा भी हो जाता है, डार्कनेस भी मिलती है। ये कैसे होता है और ये वेव थियरी को कैसे आगे बढ़ाता है, या उसका जस्टिफिकेशन कैसे करता है, वो अब हम देखेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसी दो वेव ली है, y1 a sin ओमेगा t और y2 इज इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस 5। मैंने कहा था कोहेरेंट सोर्स हम उनको कहेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। देखिए ओमेगा ओमेगा सेम है, फेज सेम होना चाहिए, या फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि ये जो लाइट है उसका फेज हमेशा ओमेगा टी प्लस 5 ही रहना चाहिए, उसका फेज चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फेज डिफरेंस या दोनों का सेम है या दोनों सेम फेज में है, और फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम ही है। ये जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है कोहेरेंट सोर्स की, वो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। अब अगर इन दोनों को हम सुपरपोज करें तो क्या होगा, देखते हैं। सिंपली इन दोनों का एडिशन होना चाहिए, y1 प्लस y2 दैट इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस 5। कोई डाउट आप लोगों को? यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेस लिए हुए हैं, a sin ओमेगा t sin ओमेगा t प्लस 5। उन दोनों को हम सुपरपोज कर रहे हैं। सुपरपोज का मतलब सिंपली उन दोनों को ऐड ही करना है। फेज डिफरेंस है, अगर ओमेगा टी और खाली ओमेगा टी होता तो इसके पहले जो मैंने इसके पहले के वीडियो में समझाया था उस तरह से होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मेरा वीडियो देख लीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं। और अगर फेज अलग अलग होते हैं लेकिन फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फेज चेंज ना हो सेकेंड वेव का, वरना इंटरफेरेंस आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेस के ऊपर हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, तब इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। ओके, सो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस 5। सो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b sin a प्लस b की आइडेंटिटी रखनी है यहाँ पे, हो जाएगा sin ओमेगा t cos 5 प्लस cos ओमेगा t sin 5।
ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब ध्यान से देखिए, तो इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाइव, ए प्लस बी कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं है। अब थोड़ा सा छोटा सा एक ट्विस्ट आ जाता है यहाँ पे, जो आपको याद रखना है इस डेरिवेशन के लिए। देखिए यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप रुक जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। हमारी जो वेव है वो है y, ठीक है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें देगा। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मैं थोड़ा सा रफ में जाता हूँ, y इज इक्वल टू लेट उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो r है, जो रिजल्टेंट है r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लेते हैं। ठीक है, ओमेगा टी सेम रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदल नहीं रही है, इसलिए जो रिजल्टेंट वेव है उसकी भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। लेकिन फेज, एक का फेज ओमेगा टी है, एक का ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो उसका भी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फेज बदलेगा, और इसके लिए उसको हम लेते हैं ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस आर कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, है ना, लिख सकते हैं ना। अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो हम देख सकते हैं कि आर कॉस थीटा यहां पे अगर आ जाए, आर साइन थीटा यहां पे आ जाए बी साइन फाइव की जगह, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा। इसलिए इसको सेटिस्फाई, इसको फुलफिल करने के लिए हम कंसीडर करेंगे लेट ए प्लस बी कॉस फाइव इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी साइन फाइव इज इक्वल टू आर साइन थीटा। Substituting above in equation 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। We get y is equal to r cos theta sin omega t plus r cos omega t sin theta। Therefore y is equal to r sin omega t plus theta। तो ये हमें हमारी रिजल्टेंट वेव दे देगा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है r और थीटा निकालना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, we know r square cos square theta is equal to a plus b cos 5 whole square और r square sin square theta is equal to b square sin square 5। हमें जो ये दोनों इक्वेशन हमने कंसीडर की है, उन दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देते हैं, बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, और स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके दोनों को प्लस कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, आर स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2ab cos 5 प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, है ना। सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये बी स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव और ये बी स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव, दोनों का एडिशन करेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। ब्रैकेट में cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव बचेगा, उसको वो 1 हो जाएगा प्लस 2ab cos फाइव। तो ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें मिल जाता है। ठीक है, अगर हम रिजल्टेंट फेज की बात करें, अगर हम तो इन दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं। ऑल्सो r sin थीटा बाय r cos थीटा इज इक्वल टू b sin फाइव अपॉन a प्लस b cos फाइव। r आंसर tan theta is equal to b sin फाइव अपॉन a प्लस b cos फाइव। तो ये हमें दे देगा फेज। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ हमने कहीं और भी किया होगा। यस, 11th स्टैंडर्ड में वेक्टर एडिशन, दो फोर्सेस या दो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ए और बी हो और दोनों थीटा एंगल से ऐड हो रहे हो, दोनों के बीच का एंगल 5 हो, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो आंसर मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड मिलेगा, वो होगा r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। और जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू b sin 5 अपॉन a प्लस b cos 5। ये वही चीज है, मैंने बोला था ना वेक्टर एडिशन, इसीलिए क्योंकि सेम वही डेरिवेशन मिलता है हमें, सेम वही प्रूफ मिलता है, रिजल्ट वही मिलता है। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है r स्क्वायर को लेकर, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास रिजल्टेंट r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 5, वेयर 5 इज द फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस, और r जो है वो रिजल्टेंट है, a और b जो है वो एम्पलीट्यूड्स है। ठीक है, अब दो कंडीशन बन सकती है, cos 5 मैक्सिमम हो सकता है या cos 5 मिनिमम हो सकता है। अगर मैं देखूं कि r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो, तो 2ab cos 5 जो है वो ये डिसाइड करता है कि इंटरफेरेंस किस तरह का होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जो एम्पलीट्यूड है उसको हम इंटेंसिटी के फॉर्म में ले लेते हैं। वी नो I इंटेंसिटी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर दूं, k r स्क्वायर इज इक्वल टू k a स्क्वायर प्लस k b स्क्वायर प्लस 2 k a b cos 5। ठीक है, तो ऐसा होता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5। ठीक है, अब दोनों इंटेंसिटी डायरेक्टली ऐड होके रिजल्टेंट नहीं देगी। ठीक है, हमें ये फैक्टर भी कैलकुलेट करना है। तो ये जो फैक्टर होता है, इस फैक्टर को कहा जाता है इंटरफेरेंस फैक्टर। ये फैक्टर डिसाइड करता है कि जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव टाइप का होता है या डिस्ट्रक्टिव टाइप का होता है। देखते हैं कैसे। अगर मैं cos 5 की वैल्यू केस नंबर 1 ले लेता हूं, cos 5 की वैल्यू प्लस 1 लेते हैं, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो अगर 1 लेते हैं, ठीक है, तो ये रहेगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई, तो ऐसा हम लिख सकते हैं
I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। क्यों नहीं लिख सकते? लिख ही सकते हैं बिल्कुल। सेम उसी तरह से केस 2, अगर हम cos फाइव की वैल्यू -1 लेते हैं जो कि मिनिमम है, यह है मैक्सिमम, तो हमें यहां मिलता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू -1। तो ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। तो I इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। सो दो कंडीशन बने, ठीक है, या दोनों का एडिशन स्क्वायर या दोनों का सब्ट्रैक्शन करके होल स्क्वायर। सो अगर मैक्सिमम की कंडीशन बनती है और दोनों इंटेंसिटी अगर सेम हो, से इफ I1 इज इक्वल टू I2, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो मैक्सिमम या कंस्ट्रक्टिव में आपको क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2 रूट I1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4I1, और डिस्ट्रक्टिव में क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये वो प्रूफ है जहां पे मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि इंटरफेरेंस एक ऐसी फेनोमेना है जिससे आपको 4 गुना इंटेंसिटी भी मिल सकती है या आपको 0 इंटेंसिटी भी मिल सकती है। फेज पाथ का हम बाद में बात करते हैं, पहले ये समझ लीजिए। मैं जो आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में कि इंटरफेरेंस एक ऐसी फेनोमेना है जिससे जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है उससे आपको 4 गुना इंटेंसिटी भी मिल सकती है और आपको 0 इंटेंसिटी भी मिल सकती है। ये कब पॉसिबल हो रहा है? जब हम फेज की वैल्यू +1 और -1 ले रहे हैं। और फेज क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि लाइट वेव है, फेज तभी इंट्रोड्यूस हुआ है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है या इंटरफेरेंस फिनोमेना जो है वो लाइट को एज अ वेव एस्टैब्लिश करती है, क्योंकि वेव में फेज होता है। फेज होने की वजह से ये cos फाइव की वैल्यू +1 और -1 ले रहे हैं, और उसी की वजह से हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। और हमें लाइट 4 गुना भी मिल रही है और 2 लाइट की प्रेजेंस में 0 इंटेंसिटी भी मिल रही है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरफेरेंस। ओके, अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे आते हैं। अब जो हमें डिड्यूस करना है वो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के टर्म्स में करना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव की बात यहां करेंगे, यहां डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे। बहुत ही इजी है। अब बहुत ही सिंपल हो गया है हमारे दिमाग में। कंस्ट्रक्टिव होगा तो a² + b² + 2ab cos फाइव, या I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos फाइव, जिसमें cos फाइव की वैल्यू +1 हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव में वैल्यू -1 हो जाएगी। सो कंस्ट्रक्टिव में cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1। तो 5 क्या होगा? 0, 2π, 4π एंड सो, या फेज इज इक्वल टू 2nπ लिख सकते हैं, वेर n इज इक्वल टू 1 2 0 1 2 3।
सो अगर फेज 2 एंड पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो पाथ डिफरेंस की है लेमडा बाई 2 पाई इनटू ये फॉर्मूला जो हमने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस किया, x इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इनटू 2n पाई 2 पाई कैंसिल n लेमडा। तो ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए x इज इक्वल टू n लेमडा, ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए और ये फेज डिफरेंस होना चाहिए। सेम उसी तरह से cos फाई डिस्ट्रक्टिव के लिए -1 लिया मिनिमम cos फाई, सो यहां पे फाई क्या होगा? पाई 3 पाई 5 होगा, तो फाई हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू 5 अगेन वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 जैसे दैश 0 रखेंगे तो पाई मिलेगा, 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 पाई, इस तरह से हमें मिलते जाएगा। सो ये हो गया हमारा फेज। अब पाथ डिफरेंस में आ जाते हैं। x is equal to lambda by 2 pi into phase, so x equal to lambda by 2 pi into 2n plus 1 into pi pi by third, x is equal to 2n plus 1 lambda by 2। तो ये दो कंडीशन हमें मिल गई, फेज के फॉर्म में भी और पाथ के फॉर्म में भी, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों के फॉर्म में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलता है, यानी कि लाइट इंटेंसिटी 4 गुना कब होगी और 0 कब होगी। सो n लेमडा जो हमने इसके पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया था, देखिए इंटरफेरेंस में भी हमें n लेमडा मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव में, उसमें मैंने 3 लेमडा और 2 लेमडा का पाथ डिफरेंस लिया था, क्रेस्ट मिले थे, ट्रफ मिलते हैं। और जब 2n प्लस 1 पाई या 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होता है, n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो तो लेमडा बाई 2 मिलेगा, तो क्रेस्ट और ट्रफ इंटरफेयर करेंगे, सुपरपोज करेंगे, जिससे आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। और अगर एम्पलीट्यूड सेम रही दोनों वेव की, दोनों इंटरफेयरिंग वेव की, तो आपको वेव 0 मिल जाएगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस ऑन YouTube। थैंक यू।